अच्छा जी, ओके। सो मैं दोबारा चला जाता हूँ जिधर हमने जहाँ से क्लोज किया था। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, सो अगेन टोन इज चेंज्ड। आगे आते हैं, देखें नेक्स्ट। जब हम अगला पैरा, इसी में जो नेक्स्ट लाइंस हैं उनको पढ़ते हैं। तो टू एड्रेस द इशू ऑफ contextual polarities, that is a sentiment being positive in one domain and negative in another domain, comma, Richard and co-authors adopt hierarchical classification in text mining. They use three filtering schemes to progressively classify text with respect to the contextual polarity and frequent term of documents. एक नया reference. So see, our third tone is again changed. So once you write, same aspect has to be seen while writing. एक ही tone में नहीं लिखना, mix करते हुए बात करनी है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है और अकॉर्डिंगली मेथड के बारे में लिखना है, उसके फायदे नुकसान बताने हैं और अगले मेथड पे चले जाना है। ठीक है, एक पेज के ऊपर अराउंड 3 पैराग्राफ से ज्यादा पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। 3 to 4 पैराग्राफ्स आर गुड इनफ ऑन अ सिंगुलर पेज। सिंगल पैराग्राफ लेसर देन 3 पैराग्राफ इज ऑल्सो बैड, के बड़ा सा एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिख दिया आपने, वो भी ठीक नहीं है। पैराग्राफिंग करें। और पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, एक टाइप ऑफ मेथड्स, फिर दूसरे टाइप ऑफ मेथड्स, फिर तीसरे टाइप ऑफ मेथड्स। हो सकता है मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड्स हैं वो पहले पैराग्राफ में बता दें आप। जो आपके स्टैटिस्टिकल बेस्ड मेथड्स हैं वो दूसरे मेथड बता दें। नाउ दिस शोज द मेच्योरिटी ऑफ राइटर। इफ यू डू इट, सो इट विल शो कि ये अच्छा राइटर है। अगर आप मिक्स करेंगे और कुछ समझ नहीं आ रहा कि पहला पैरा में बेसिकली है क्या, दूसरे में है क्या, बस लिखे जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। बट अगेन दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। द मोर एक्सपीरियंस अ राइटर गेट्स, ही और शी improves the writing style। बट इंपॉर्टेंट क्या है, लिखें। लिखने से चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं। सो इन दिस वे इफ यू कीप मूविंग, तो दिस होल सेक्शन इन फैक्ट इज describing various methods in mixing the tones, and ultimately this finishes off। और इस पूरे के जो अल्टीमेट एम था वो क्या था कि गैप्स निकालने थे। अब चूंकि ये एक चैप्टर का सेक्शन है तो शायद यहाँ गैप्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके थीसिस में आने चाहिए। थीसिस इज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। सो इट जस्ट फिनिशेज ऑफ कि जी मैंने जो मेथड्स पढ़े हैं वो क्लोज हो गए अब। बट अ राइटर मे डिसाइड टू राइट सम ऑफ द गैप्स है अगर वो चाहता है। लेकिन जरूरत, ब्रॉडली स्पीकिंग में अगर बात करूं तो एक एक रिसर्च पेपर में गैप्स लिखने की जरूरत नहीं होती। दैट गैप्स इनफैक्ट आर बीइंग एविडेंट फ्रॉम योर टाइटल। जो टाइटल है वो गैप पे के ऊपर बेस करके ही आपने बनाया होगा। और चूंकि ये डॉक्यूमेंट क्रिस्प डॉक्यूमेंट होती है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट होती है, तो कुछ चीजें आपने अपने थीसिस की निकालनी होती हैं फ्रॉम द रिसर्च पेपर। ठीक है जी। सो दिस इज एज फार एज दीज टू सेक्शंस आर कंसर्न्ड। एंड लिटरेचर रिव्यू का मैंने आपको एक अच्छा तारुफ करा दिया कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे टुवर्ड्स दी SLR। ये अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका या ऑनलाइन किसी का, तो वो पूछ सकता है मुझसे, या कोई क्वेरी है, कोई समझ चीज नहीं आई है तो। जी, आपका सवाल कोई कुछ कुछ क्वेश्चन। सर ये जो रेफरेंस हम प्लेस कर रहे हैं, इसे हम चैट जीपीटी में डाल के पैराफ्रेज कर सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं? आप ये नहीं देखें, आपने लिखना पहले खुद बताना है कि जी मैंने इसमें से ये पढ़ा है। आप बेशक उसको ऑडियो डिक्टेट कर दें, आप बेसिकली टेक्स्ट लिख लें, बट खुद लिखें। खुद लिख के देन यू कैन आस्क दी पॉलिश दी दैट सेंटेंस, दैट इज अलाउड। हाँ ये गलत है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट ही चैट जीपीटी को दे दें कि अपलोड किया मैंने, मुझे इसकी समरी लिख दो। दैट वुड बी AI कंटेंट, दैट वुड बी चेक्ड शोन इन दी टूल्स। तो वो फिर वो इनपुट दे रहा है, आपकी इनपुट जीरो है। आपने पढ़े, पढ़ के आप कहें जी मुझे ये समझ आई है, और उसको आप लिखें, टाइप करें, बेशक गलत इंग्लिश में, उर्दू में टाइप कर दें। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर उर्दू एंड कन्वर्ट इट टू इंग्लिश। योर एम इज टू गुड राइट अ गुड इंग्लिश, बट योर ओन इंग्लिश मस्ट बी देयर फर्स्ट। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। यू गिव योर ओन कंटेंट and ask it to improve. If you will ask the content from it,
इट इज नॉट ओके, दैट वुड बी प्लेजराइज्ड कंटेंट। सही है, पर्पस फेल हो जाता है कि फिर तो वो काम कर रहा है, आप तो कर ही नहीं रहे। तो ये चीज जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। टूल्स को असिस्टेंस के लिए यूज करें, अपनी नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है। हाँ। सो जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दी अदर पीपल जो आप हैं जी, आप में से फरहान और अयाज और एहसन, अली। नहीं सर, समझ आ रही है सर, थैंक यू। ओके जी, सो क्लैरिटी इसमें पहले भी थी या कुछ इम्प्रूव हुई है क्लैरिटी आपकी आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट आई सेड? सर इम्प्रूव हुई है सर, जी पहले तो सर इसकी अब क्लैरिटी डेफिनेटली थी। इम्प्रूव हुई है सर। सर अब कुछ ज्यादा क्लियर हुआ है, पहले ओके। कंफ्यूज थे। ओके जी, चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो इसको नोट ज़रूर साथ साथ करते जाएं। और अगेन आई वुड से कि जो लेक्चर्स पिछले नहीं देखे तो उनको ज़रूर रिपीट में जाके देखें, ताकि आप की जो चीज़ें लिंक भी हो सकें, कि जो बातें बहुत सारी मैं करता हूँ वो पिछले लेक्चर से लिंक्ड अप भी होती हैं। तो प्रोबेबली हर चीज़ रिपीट करना पॉसिबल नहीं होती, इसलिए ज़रूर लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आराम से देखें, दे आर यूज़फुल। और ये मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है, ये आम जिंदगी के अंदर भी एप्लीकेबल है। This subject is applicable everywhere, in your house, in your family, in your offices, because every time you will be tasked for some solution. That solution may be at your home, it may be in your offices, it may be in your family. Now, to figure out the solution, there should be a formal method to figure it out. Haphazard decisions जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए ये इस हवाले से पढ़ें इसको आप, या सोचें या समझें और इसको अप्लाई करें हर जगह पे इसी तरीके से। ठीक है। ओके, सो सर एक इफ दिस इज फाइन, we move towards the next topic, which is called the systematic literature review. अच्छा जी, ओके, अभी ये एक स्लाइड आपको मैं यहाँ जो नजर आ रही है विजिबल होगी, दिस इज नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एसएलआर, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, कि ये क्या चीज़ होती है और इसमें एक लिटरेचर रिव्यू चैप्टर या लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में क्या फ़र्क होता है, और ये पेपर्स या ये चीज़ कैसे लिखी जाती है। ठीक है। तो इस हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ओके जी, सो से अगर मैं आपको एक, आप एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम है टू मेक अ टेलीविजन शो। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने कोट की, हर बंदा अपने अपने एरिया में कोई ना कोई एक सोल्यूशन दे रहा होता है। सो से मुझे एक टास्किंग दी गई है, मैंने एक टेलीविजन शो डिज़ाइन करना है, कि जी हमने एक मैं नया एक चैनल खुला और मैं उसमें कोई एक शो है, वो मेरी चॉइस है कि वो क्या, उसके लिए मैंने होमवर्क करना है कि हाउ टू कम आउट विद अ प्रॉपर शो विच वुड फेच सर्टेन थिंग्स, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आई वांट। मैं चाहता हूँ जी कोई उसकी रेटिंग अच्छी हो उस टाइम स्लॉट की, वो कोई प्राइम टाइम का शो हो, कोई गेमिंग शो हो सकता है, अर्निंग के परस्पेक्टिव से हो सकता है, सो मच एंड सो ऑन, मैं उनमें नहीं जा रहा, बट ये कि देर इज अ रिक्वायरमेंट के वन थिंग हैज टू बी डिसाइडेड। सो बेस्ड ऑन दैट, वंस यू स्टार्ट डिसाइडिंग, यू मस्ट फर्स्ट सी कि ऐसी कौन कौन सी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो कि एक टेलीविजन शो कहलाती है। जब तक मैं वो नहीं देख लूँ मैं सही फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। सो अब आई वंस आई गो एंड सी इट, सो मैं देखता हूँ जी कि मुझे अब दुनिया में, अब जब देखना शुरू करूँगा मैं नजर आएगा जी कुछ शोज हैं जो कि ऑडियंस बेस्ड होते हैं, कुछ ऑडियंस के बगैर होते हैं, कुछ के अंदर आप पेमेंट दे के गेस्ट को बुलाते हैं, कुछ के अंदर विदाउट पेमेंट गेस्ट होते हैं।
कुछ के अंदर कोई गेम्स बेस्ड आउटपुट्स होती हैं, कोई आपने कंटेंट दिए होते हैं, कंटेंट क्रिएशन होती है। किसी में गेस्ट्स होते हैं, किसी में गेस्ट नहीं होते, किसी में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किसी में पार्टिसिपेंट्स नहीं होते। कहीं पे बहुत बड़ी स्पेस के अंदर शो किया जाता है, कहीं पे छोटी स्पेस के अंदर शो किया जाता है, कहीं पे इंटरेक्टिव होता है, बातचीत के साथ होता है, कहीं पे बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है। कहीं पे लैंग्वेज लिमिटेशंस के साथ होता है कि जी प्योरली उर्दू लैंग्वेज है या प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज है। बाज़ औक़ात एक इंटरनेशनल स्टाइल में भी काम किए जाते हैं, इवन सो मच सो के जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए भी अरेंजमेंट की जाती है। ठीक है। कुछ में ड्रेस कोड्स होते हैं, कुछ में थीम्स, एक खास थीम के तहत काम होता है। कुछ में बजट की लिमिटेशन होती है। कुछ में सीरियल बेस्ड शोज होते हैं, कुछ सिंगुलर शोज भी होते हैं कि वन शो एंड दैट्स ऑल, फिनिश ऑल। कुछ में फीडबैक का सिस्टम भी होता है, कुछ में लाइव होते हैं, कुछ में रिकॉर्डेड होते हैं। तो सी देयर आर लॉट मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर डिसाइडिंग बिफोर गोइंग टू अ सॉल्यूशन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस which could be visible, available, obvious, and my and your job is to first figure out कि यार पहले तो ये देखूं कि क्या चीज़ है, फिर हम आगे आते हैं कि अब हमने क्या करना है। ठीक है। तो ये एक सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इन द सिमिलर वे वट एवर प्रॉब्लम यू आर फोकसिंग, that problem requires a solution, but you are not the first one to propose that solution. तो अगर आपने कोई solution देना है तो पहले आपको related चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो apply the same context। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, सो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जो होता है, इसके इसके कुछ कंटेंट में वेरिएशन होती है। इट्स जनरली स्पीकिंग ये एक डॉक्यूमेंट होती है, यानी ये एक सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट है। इसका ताल्लुक थीसिस से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी रिसर्च प्रपोजल से नहीं है। ये एक इट्स सेल्फ कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, इसके अपने कंटेंट होंगे। इट वुड बी अ थीसिस इन इट्स ओन डोमेन। ठीक है। सो एसएलआर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसका अपना इंट्रोडक्शन होगा, फॉलोड बाय कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। मेथड होगा इसका एक, इसमें कुछ डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स होंगी, और फिर इसका कंक्लूजन होगा। सो इसे देखिए, कंटेंट से या स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि इसका अपना एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप काम करके आउटपुट जनरेट करेंगे। अब हम इसमें आते हैं कि और क्या चीज़ है इसके अंदर। सिस्टमैटिक रिव्यू की मेथडोलॉजी जो है वो दुनिया में दो डिफाइंड है। एक का नाम है प्रिज्मा 2020 मॉडल, और एक है बारबरा किचनम मॉडल। इनफैक्ट प्रिज्मा 2020 मॉडल जो है ये जनरलाइज्ड मैथडोलॉजी है। ठीक है। और ये डेरिवेशन, ये इंस्पिरेशन थी फ्रॉम द मेडिकल स्टडीज। क्योंकि मेडिकल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट डोमेन में काम कर रहे हो। कुछ पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे, इवन पाकिस्तान में कोई पंजाब में कर रहा होगा, कोई सिंध में कर रहा होगा, उनके अंदर बहुत सारे हजारों शहर हैं। हर बंदा से एक ही सर्जरी करनी है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से वो काम कर रहा होगा। तो अब उसकी रिकॉर्डिंग अगर कर ली जाए तो शायद दुनिया के बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए इसका, कि एक काम था वो कैसे किया गया। ठीक है। ये जस्ट इमेजिन करें कि ये कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी एक से किसी के कोई ट्यूमर निकालना है किसी पेशेंट का, और वो कोई एक दुनिया के रीजन में सक्सेसफुली हो रहा है और बाकी रीजन्स में नहीं हो रहा बिकॉज उनको पता ही नहीं है। तो दिस वुड हैव वेरी नेगेटिव फीलिंग इन दी वर्ल्ड। सो मतलब मैं क्या लिंक कर रहा हूँ कि जो एसएलआर्स होते हैं इनकी जो बेस थी वो मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशंस एंड वर्किंग्स थी, कि उनको कलेक्ट किया जाए, एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। इसके लिए प्रिज्मा मॉडल दिया गया। प्रिज्मा मॉडल इज प्योरली, या कहेंगे ज्यादा ताल्लुक इसका आपको नजर आएगा कि ये मेडिकल डोमेन के परस्पेक्टिव से, लेकिन ये जनरलाइज्ड है। इसी की बेस के ऊपर बाबरा किचन में मॉडल दिया गया, जो कि प्योरली सॉफ्टवेयर या सीएस के साइड से इन खातून ने और इनके कोवर्कर्स ने प्रपोज किया, क्योंकि जी प्रिज्मा मॉडल एग्जिस्ट करता है, सो हमें सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इसी तरह से कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली उनको एक जगह पे क्यूमुलेट करना चाहिए। तो दो मेथड्स हमें मैंने आपको बताए। So Barbara Kitchenham is specially designed for the computer systematic reviews in software engineering and computer science. It emphasizes uh, for identifying, analyzing, and synthesizing empirical evidence related to software engineering research. It provides detailed guidance on planning, conducting, and reporting SLRs. कि कैसे करना कैसे ये SLR for software engineering side. On the other hand, Prisma जो है, it stands for Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis.
ये इसकी एब्रीविएशन है प्रिज्मा की, प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। सो इसके अंदर दो चीजें, एक आइटम्स रिपोर्ट किए जाने और एक उसकी एनालिसिस। मेटा एनालिसिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दोस थिंग्स जो आप रिपोर्ट करें। इट शोज हाउ स्टडीज आर आइडेंटिफाइड, screened and selected for inclusion. A journal reporting guideline applicable to systematic reviews and meta-analysis across various disciplines, including medicine, social sciences, and engineering. So this is applicable to all domains. Previous one is specifically applicable to software side या CS side. Okay, so salients अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें 4 salient नजर आते हैं: identification, screening, ये जो एलिजिबिलिटी है, दिस रिलेट्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग, तीनों इन पैरेलल चलते हैं, एंड देन द मेटा एनालिसिस। सो तीन एक तरह की चीजें। मेटा एनालिसिस द फोर्थ सेक्शन या फोर्थ सेगमेंट ऑफ एनी एसएलआर। सो सबसे पहले आते हैं आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, जो सेलिएंट्स हमने नजर। आइडेंटिफिकेशन क्या है जी? आपने जब कुछ काम करना है किसी डोमेन के अंदर, कुछ डाटा रिपोर्ट करना है, तो आप सबसे पहले जितने अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, डाटाबेसेस हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी वाइज बेहतर डाटाबेसेस हैं, उनको आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। जिसके अंदर क्या क्या है? पबमेड है, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, क्रॉस रेफरेंस है, ये कुछ डाटाबेसेस हैं। यू मे गो फॉर एनी एडिशनल रिकॉर्ड्स जो कि ग्रे लिटरेचर के तौर पे, लाइक इन मेडिकल साइंसेज, हॉस्पिटल्स के अंदर स्टोर्ड हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर रखे हुए हैं, कहीं के कहीं किसी लाइब्रेरी में स्टोर्ड हैं, किसी की लैपटॉप पे स्टोर्ड हैं, विच आर स्पेसिफिक टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल जो वो काम कर रहे हैं। सो ऑल दोज थिंग्स विल बी एक्सप्लोर्ड। कुछ पब्लिश्ड होंगे, कुछ नॉन पब्लिश्ड भी होंगे। ठीक है। देन कम्स द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स डुप्लीकेट्स हैं, उनको खत्म करेंगे। कोई आप समझते हैं कि रिलेटेड नहीं है इसका, ये मेरे काम से ताल्लुक इसका डायरेक्ट नहीं है, मैं तो कुछ और काम कर रहा हूँ, तो टाइटल्स एब्स्ट्रैक्ट्स के ऊपर बेस करते हुए, उनकी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर उनको आप निकाल देंगे, एंड देन यू विल गिव रीजंस फॉर द एक्सक्लूजन। तो सी द टोन ऑफ दिस वर्क इज लिटिल डिफरेंट। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, देन इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स जो आपने निकाले या फिल्टर किए, हर एक के बारे में लॉजिक भी देंगे, क्यों निकाला। लिटरेचर रिव्यू में ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो स्ट्रेट आपने 4 पेपर 10 पेपर निकाले, आपने उनकी मेथडोलॉजी बता दी, नहीं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिलेटेड मेथड्स ऑन अ सिंगुलर प्रॉब्लम, एंड देयर इज अ प्रॉपर मेथड। पहले आपने डेटाबेस सर्च किए, देन यू वेंट फॉर द एडिशनल रिकॉर्ड्स। दुनिया भर में वो जो चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो नॉन रिकॉर्डेड है, कलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी शुरू की, और जहां जहां पे आप इंक्लूड कर रहे हैं, आप इंक्लूजन की वजह दे रहे हैं, और जहां एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग की वजह भी दे रहे हैं कि क्यों मैं निकाल रहा हूँ इसको, क्यों डाल रहा हूँ इसको इस अपने स्टडी के अंदर, और क्यों निकाल रहा हूँ स्टडी के अंदर से। रीजंस हैज टू बी गिवन। एलिजिबिलिटी, आप जब अपने आर्टिकल्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं कि आप फुल टेक्स्ट ले रहे हैं, आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वाले आर्टिकल्स ले रहे हैं, आप पार्शियल डिस्क्रिप्शंस के साथ जा रहे हैं। नाउ यू नीड टू कम अप विद द रीजंस, एंड अगर स्टडीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उनकी लॉजिक्स भी आप मेंशन करेंगे। एंड देन कम्स द मेटा एनालिसिस, व्हिच मींस अब जो फाइनल स्टडीज आपने शॉर्टलिस्ट की हैं, उनकी आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस बताएं कि वो क्या है जो आपने अब निकाल ली है। से आपने 1000 आर्टिकल 1000 डाटा बेसिस के अंदर से फिगर आउट किए, उनमें से अब आपने 100 आर्टिकल शॉर्टलिस्ट कर लिए, 120 आर्टिकल शॉर्टलिस्ट कर लिए, 200 आर्टिकल शॉर्टलिस्ट कर लिए। उनकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स फिर वो आएंगी। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रिज्मा। इसमें अगर आप देखते हो, शुरू में आइडेंटिफिकेशन का ब्लॉक है, which means आप मेंशन करेंगे। now this is again to be included in your document, this diagram has to be included। आप मेंशन करेंगे मैंने कितने डेटाबेसेस फिगर आउट किए, मैंने उनमें से कितने रजिस्टर्स को, कोई और रजिस्टर्स भी थे, कोई आउट ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स थे, वो कितने थे। और देखें राइट साइड पे आप बताएंगे जी कि कोई डुप्लीकेट था, कोई इनएलिजिबल था, ऑटोमेशन से कोई गलती हो गई थी, कोई आपने निकाले, रीजंस देंगे आप सारी। तो ये डायग्राम के अंदर चीजें मेंशन हो जाएंगी। देन कम्स द स्क्रीनिंग। कितने अब आपने इनिशियल फिल्टर किए, और फिर बाद में फाइनल फिल्टरिंग में अब कितनी स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप, जो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स देखी हैं आपने, कौन कौन सी रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं आपने,
जो आपने असेस करके एलिजिबल किए हैं और जो एक्सक्लूड किए हैं उनकी रीजंस क्या हैं वो मेंशन करेंगे, और अल्टीमेटली देन यू विल मेंशन कि मैंने इतनी स्टडीज को और इतनी रिपोर्ट्स को अपने इस एसएलआर में इंक्लूड किया। एंड मेटा एनालिसिस इज, it is the statistical method that combines the results of multiple research studies on the same topic to produce a single, more robust conclusion. In short, this is analysis of analysis. हर आर्टिकल ने, हर रिपोर्ट ने कुछ एक एक आइडिया दिया, कुछ आउटपुट दी। दिस हैज बीन रिटन बाय द एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, एसएलआर इज not to be written by a very immature person या new entrant. It has to be written by the expert of experts. 4 हार्ट स्पेशलिस्ट है जो दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे हैं, उनका उस्ताद एक होगा, ये वो लिखेगा। उन चारों के, चारों उसके अच्छे शागिर्द हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बट दैट उस्ताद नोज मोर देन देम, सो अकॉर्डिंगली ही विल एनालाइज एंड से कि पहले की एनालिसिस, दूसरे की, तीसरे की, चौथी की, मेरी अब इस पे इनपुट ये है कि इनमें से कौन बंदा किस जगह पे अच्छा है, किस जगह पे बुरा है। दैट इज व्हाट द एम ऑफ एनी एसएलआर इज, इट इज द एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, सो ये एक कंफ्यूजन या कहना, जो क्लैरिटी देने के लिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक गलत फहमी होती है कि जी सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू चैप्टर, लिटरेचर रिव्यू पेपर लिख दो। बहुत सारी जगहों पे ये एक मिसकंसेप्शन है। सो देयर इज नो लिटरेचर रिव्यू पेपर इन द वर्ल्ड, इट इज एन एसएलआर, एन एसएलआर इज नॉट रिटन बाय एनी MS student or any PhD student, it is written by the expert of the experts, ideally speaking. Yes, बीच में टीम बन सकती है, they can make decisions by mutually, but ये एक अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। सो मेटा एनालिसिस देखें क्या है इसके अंदर, कुछ अब बेंच लाइंस मेंशन हुई हैं। जो ये सारे मेथड्स हैं, ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के मेथड, अगर आप इनको देखो मेथड, क्योंकि ये कहाँ से निकला हुआ है, प्रिज्मा से। प्रिज्मा इन फैक्ट वाज फॉर प्राइमरली फॉर द मेडिकल एक्सपेरिमेंटल कलेक्शन ऑफ मेथड्स। सो इसमें देखें, अगर आप कॉमन मेथड्स देखें ऊपर तो लिखा हुआ एग्रीगेटेड डाटा मेटा एनालिसिस। आई वुड रिक्वेस्ट वंस, मैं आपको भी टाइम दूंगा ब्रेक में, गो एंड एक्सप्लोर इट वन बाय वन एंड राइट फ्यू लाइंस, मे बी कट पेस्ट, आप बेशक सॉफ्ट फॉर्म में इसको लिखें कि जी एग्रीगेटेड डाटा मेटा एनालिसिस क्या होती है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट डाटा मेटा एनालिसिस क्या होती है, क्यूमुलेटिव मेटा एनालिसिस क्या होती है, नेटवर्क मेटा एनालिसिस क्या होती है, मेटा एनालिसिस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्यूरेसी क्या होती है। सो दीज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेडिकल डोमेन, बट वी शुड नो द आइडिया होना चाहिए कि क्या बात है। बट ये मेथड्स हैं जिनकी बेस पे मेटा एनालिसिस की जाती है। ठीक है, फिर देखिए नीचे, हाउ टू परफॉर्म, फ्रेम अ क्वेश्चन, form the search strategy, search of literature databases, select the articles, extract the data, assess the quality of articles, test the heterogeneity, heterogeneity means multiple domain में applicable हो रहा है, estimate the summary effects, evaluate sources of heterogeneity, assess publication bias and present results. This is what and how we do this SLR, ये उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ्स हैं जी, इट इंप्रूव्स द एस्टिमेट, इट आइडेंटिफाई इफेक्ट्स इन स्पेसिफिक ग्रुप्स, एनालाइज रेयर आउटकम्स, check heterogeneity and evaluate its sources, compare various interventions। देखें ये वर्ड क्या है, ये इंटरवेंशन होती हैं जो डॉक्टर्स इंटरवेंशन करते हैं, खुद एक सेट प्रोसीजर को कहते हैं यूं नहीं यूं कर लो, उसको इंटरवेंशन कहते हैं। ठीक है, determine if new study is needed, then limitations are missing related research, there could be publication bias, एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं कि जी मैंने इस तरीके से काम करना है, चाहे वो ठीक नहीं भी है और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो वो बायस्ड अप्रोच होती है कुछ लोगों को। ठीक है, उनको आता ही वही होता है, तो वो वही बात करते हैं, तो उसको इस बंदे ने जज करना है कि ये बायस्ड रिजल्ट्स तो नहीं कहीं कोई दे रहा। सिलेक्शन बायस भी हो सकती है, ये खुद भी बायस्ड हो सकता है, तो अपनी बायस को भी चेक रखे कि मैं भी ठीक हूँ। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हेट्रोजेनिटी, मल्टीपल डोमेन में एप्लीकेशन जो है, मिसलीडिंग फनल प्लॉट्स, इनएविटेबल सब्जेक्टिविटी। सो दीज ऑल आर दी, ये अपनी पूरे पूरे एक दुनिया है हर एक के अंदर। ठीक है, हम उस पर नहीं जाते, बट सिर्फ एक अंदाजा हमें हो, पता हो क्या मेटा एनालिसिस यानी एसएलआर क्या है, एसएलआर के अंदर इसका तरीका क्या है,
उसके अंदर मैटर एनालिसिस कैसे की जाती है, और ये इनकी ओरिजिन क्या था, सोर्स क्या थी। ठीक है। सो अगेन अगर स्ट्रक्चर पे हम आ जाए, मैं स्ट्रक्चर को दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो। और एक एफर्ट स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पब्लिश ना होना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कि एवरीबडी, एवरी गुड स्टूडेंट कैन राइट एन SLR, नॉट लिटरेचर रिव्यू, SLR, to get to at least go in this line and get some insight by doing it, क्योंकि एफर्ट करने से आप चीज़ें सीखते हैं। सो इट स्ट्रक्चर इज, इसकी मैं पंच लाइन सिर्फ आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अब चूंकि ये एक SLR है, तो SLR के एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि मैंने कितनी स्टडीज एक्सप्लोर की, उनमें से क्या एक्सक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया, उनकी वजूहत क्या थी, और अल्टीमेटली मेरे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहे हैं इस SLR से। तो ये SLR के बारे में एब्स्ट्रैक्ट होगा नंबर वन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा जी, रेशनल देंगे आप। अब SLR लिख रहे हैं ना, तो आप बताएंगे जी कि इसमें ऑलरेडी कितने SLR लिखे गए हैं। अब SLR की बात करेंगे कि लोगों ने पहले किसने क्या काम किया, क्या ऑलरेडी पता है, क्या नहीं पता। उसकी बेस पे आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होंगे कि ओके जी, पिछला SLR जो थे वो 2024 तक थे, उसके बाद 10,000 आर्टिकल और पब्लिश हुए हैं, तो आई नीड टू मेंशन इट। एक्सपेरिमेंटल वर्क और हुए हैं, मैंने उनको इंक्लूड करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स देंगे और अपने रिसर्च क्वेश्चंस लिखेंगे, अगर आपने SLR लिखना है कि मैं अब जो लिखने जा रहा हूँ मेरे रिसर्च क्वेश्चंस ये है। ओके, नाउ यू गो फॉर दी कैटेगरीज। देखिए, अब मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले, जिसमें शो डिसाइड होना था। तो उसमें देखिए, पैसे की बेस पे भी थे, ऑडियंस की बेस पे भी थे, स्पेस की बेस पे भी थे, टाइम की बेस पे भी थे। तो ये सारी कैटेगरीज थी। एंड यू कैन मेक अ ब्लॉक डायग्राम, यू कैन मेक अ ट्री डायग्राम। आप कहीं एक उस पूरे दरख्त की किसी एक शाख के एक पत्ते के ऊपर आप हैं, जो आपका मेथड है। लेकिन दुनिया भर में वो जो ट्रंक था, जो मेन मसला था, उसके बहुत सारे शाखें थी और बहुत सारे पत्ते थे। जितनी अच्छी ट्री आप बना सकते हैं, उतना अच्छा SLR आप लिख सकते हैं। So you need to mention the categories, subcategories, sub-subcategories of the problem domain, make a tree diagram, because then you can come out with the proper method to include and exclude these studies. ठीक है, तो it will come in the introduction section for the SLR. नाउ कम्स द मेथड। अब मेथड जो है वो दो मेथड में से कोई एक मेथड फॉलो करेंगे आप। आपने प्रिज्मा को फॉलो करना है या किचन अप को। तो SLR का मेथड जो है वो ब्लॉक डायग्राम है। कौन सी वाली जो मैंने यहाँ दिखाई है, ये वाली ब्लॉक डायग्राम। दिस कम्स इन द मेथड। क्या अब आप SLR को में स्टडीज को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, आप उसमें स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं, आप उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कैसे डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज द मेथडोलॉजी ऑफ SLR। It's not the methodology of solution. It is the methodology of various works which have been found in that domain, जिसको आप लेके चलोगे और उनके बारे में मैटर एनालिसिस करोगे। ठीक है। सो आई गो बैक। इंट्रोडक्शन में आपने एग्जिस्टिंग SLRs बताए, उनकी लिमिटेशंस बताई, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए, अपने क्वेश्चंस डिफाइन किए, उसकी बेस पे आपने अपनी कैटेगरीज बनाई, ब्लॉक डायग्राम बनाई, आपने अपनी ट्री डायग्राम डिफाइन कर ली। अब आप मेथड पे आ गए कि जी ओके, मैं मेथड बताता हूँ। अब उस मेथड में आपने से 1,000 पेपर से शुरू किया और 100 पेपर पे आ गए। उन 100 पेपर्स के लिए आप फिर एक टॉल गेट अप्रोच होती है क्वालिटी बेंचमार्किंग के। उन पेपर्स के अंदर भी कुछ क्वालिटी होगी। 100 जो शॉर्टलिस्ट की है, उनमें से हो सकता है 5 बहुत हाई क्वालिटी पेपर्स हो, बहुत ज्यादा रेफर किए गए हो, बहुत ज्यादा कंसल्ट किए गए हो। कुछ हैं जो कि लो क्वालिटी होंगे। तो आप उनकी क्वालिटी बेंचमार्किंग भी इस काम के अंदर करते हैं कि मैंने जो 100 पेपर शॉर्टलिस्ट किए आउट ऑफ 1,000, उनके अंदर भी क्वालिटी बेंचमार्किंग है। That should come in your SLR. So they see the expertness of the work is huge. लेकिन अच्छा नहीं होता कि अगर एक आप टारगेट देना किसी बंदे को, ज्यादा एम बढ़ा दें, तो वो ज्यादा सीखता भी है। फिर जितना लो टारगेट रखते हैं उतना फिर आप कहते हैं बस। किसी बंदे को आपने पॉलिश करना, तो उसको आप टारगेट बड़े देते हैं ताकि वो चलें उस पे। 100% नहीं पहुंच पाएगा, 80% भी पहुंच जाएगा, तो उसकी बड़ी लर्निंग होगी इस प्रोसेस। ठीक है, सीखेगा। सो नाउ कम्स दिस डिस्कशन। अब ये आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन डिफाइन कर लिया, क्वालिटी भी क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। अब आप आ जाएंगे कि जी ओके, अब मैं डिस्कशंस पे जाता हूँ। इन सारे 100 पेपर्स, 150 पेपर, 200 पेपर जो मैंने आखिर में शॉर्टलिस्ट कर लिए, इनको आप डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आप लिखते हैं सिंथेसिस मैट्रिक्स। सिंथेसिस मैट्रिक्स ये होता है कि आप जो थीम्स डिफाइन किए ना आपने उन पेपर्स के अंदर से, जिनको आपने, उनके थीम्स होंगी ना, कोई 2 थीम्स होंगी, 10 थीम्स होंगी, किसी 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 प्रॉब्लम के लिए लिखे गए ना, तो उनके अंदर कुछ थीम्स डिस्क्राइब हैं।
और एक ही थीम पे 15-20 पेपर हो सकते हैं। एक ही थीम है, से थीम है स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, इसके ऊपर 15 क्वालिटी पेपर, कुछ दो लो क्वालिटी पेपर, तीन जो है वो एक मिड क्वालिटी पेपर आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब आप, थीम एक ही है, उस थीम को आप बताएंगे कि ये थीम पहले पेपर जो बताई है वो ये उसने डिस्कस किया है, बट इसके अंदर मेरी एनालिसिस ये कहती है। दूसरे पेपर में उसने ये डिस्कस किया है, मेरी एनालिसिस ये कहती है। तीसरे पेपर में ये, तो यू विल मेक अ मैट्रिक्स। मैं आपको उसकी शक्ल दिखाता हूँ कि वो कैसा होगा। बट सिंथेसिस मैट्रिक्स इज, यू डिफाइन योर थीम्स जो कि उन पेपर्स के अंदर है, एंड देन ब्रिंग दोज थीम्स एट वन प्लेस एंड राइट डाउन ऑल द पेपर्स इन अ मैट्रिक्स, कि पहला पेपर इस थीम पे ये बात कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है। लाइक मैंने कहा ना, एक थीम सिंपल है जी, स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम। पेपर वन ने उसी को किया बट एक खास तरीके से किया। सॉरी। इस तरह से पेपर टू ने, थ्री ने, फोर ने, तो सिंथेसिस मैट्रिक्स का जो वर्ड है ना वो यूज होता है, यू डिफाइन थीम्स, एंड थीम को आप लिखेंगे आई वुड से कॉलम्स के अंदर। पहला कॉलम, थीम का कॉलम नंबर वन आ गया, और फिर उसके बाद एक रो, यानी रो के अंदर थीम लिख लिया आपने, और कॉलम्स के अंदर आपने पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर छः, 5 पेपर आपने उस थीम के ऊपर डिस्क्राइब करने, तो आप उनके बारे में डिस्क्रिप्शन उस मैट्रिक्स में डिफाइन करें। आई शो एन एग्जाम्पल। And based on those discussions, then you come up with the gaps in those themes, कि इसके अंदर भी कुछ कमियां बेशियां हैं, स्कोप थोड़ा सा लार्ज है, ठीक है। सो गैप्स डिफाइन करेंगे, कुछ बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे कि क्या क्वालिटी क्राइटेरिया इनके अंदर फॉलो किए जा रहे हैं, कंपैरिजंस ड्रॉ करेंगे। यू विल राइट डाउन द चैलेंजेस एंड फ्यूचर वर्क्स, कि अब इसके अंदर आगे क्या काम हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है। सो दिस होल थिंग जो यहाँ लिखी है ना, डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स वाली, ये थीम वन के लिए भी होगी, थीम टू के लिए भी होगी, थीम थ्री के भी होगी, हो सकता है 10 थीम्स हो अलग अलग। आप उनको इन पे डिस्कशन करेंगे और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, एंड देन फाइनली यू विल कंक्लूड इन द लास्ट सेक्शन। दैट इज हाउ अ कंप्लीट एसएलआर इज रिटन। नाउ आई विल शो यू एन एसएलआर एज वेल, ठीक है। सिंथेसिस मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जी, इनफैक्ट सिंथेसिस मैट्रिक्स इज to organize and synthesize information from multiple sources used in systematic literature reviews, meta-analysis, or comprehensive analysis of existing literature. It's a table or spreadsheet with columns representing the themes, topics, or research questions being answered in the addressed in the study, while the row represents the different sources of information being analyzed, such as articles, books, or other documents. So very self-explanatory type है। और क्या है, इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। आपका रिसर्च क्वेश्चन आ गया, थीम वन, उसकी की फाइंडिंग वन टू थ्री, या एक ही फाइंडिंग हो सकती है, और फिर आपकी जो सोर्स है उस पर वो क्या बात कर रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और लाइक ये मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल भी एक पेपर से रिप्लेस की हुई है। थीम वन है टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एस्टिमेशन, ठीक है। अब उस पर मुख्तलिफ पेपर क्या बात कर रहे हैं, क्या मॉडल फॉलो कर रहे हैं, क्या डेटा सेट दे रहे हैं, क्या बेंच मार्किंग कर रहे हैं। दिस इज सिंथेसिस मैट्रिक्स। ठीक, थोड़ी मुश्किल बातें तो नहीं कर दी मैंने। मुश्किल नहीं है। एक दफा जब आप, मैं आपको कुछ अभी एसएलआर शेयर करूंगा, गुड एसएलआर्स जो कि इन डायरेक्शंस में लिखे गए हैं, उनको जरा देखिए। और एक जो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमागों में आइंदा के लिए, कि एसएलआर और सिंपल लिटरेचर रिव्यू में फर्क होता है, बहुत वाजे फर्क होता है, और इनकी टोन डिफरेंट होती है, और इनके लिए एफर्ट ज्यादा चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लिख नहीं सकता कोई बंदा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। Writing a regular research paper is easier than to write an SLR. SLR is a detailed work to do. लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट अगर एसएलआर पे एफर्ट करता है, ठीक है, तो कर सकता है, और इसके प्रोसेस में वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसकी अच्छी हो जाएंगी, इंप्रूव कर जाएंगी, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर अटेम्प्ट करें। और ऑल तो ये समर सेमेस्टर है, थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं शायद आपको इस पे अभी नहीं कहूँगा। अगेन, अगर आप लोगों का, आप में से किसी का इंटरेस्ट हो एसएलआर लिखने में अपने एरिया में, तो आप ज़रूर उसको लिख सकते हैं एज अ, आई वुड से एज अ प्राइवेट टास्क करें उसको आप, एंड यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद मी, एंड वी कैन इम्प्रूव इट, एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन पब्लिश टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एज वेल। तो बट ये एक डायरेक्शन डिफरेंट होगी।
इसको थोड़ा सा, इस पे आपको एफर्ट पहले पढ़ के करनी पड़ेगी, देखने पड़ेंगे, फिर आप किसी अच्छी डायरेक्शन में अपना काम। जी एसएलआर पब्लिश होते हैं, एसएलआर पब्लिश होते हैं, और इनके इम्पैक्ट फैक्टर्स भी, इन एसएलआर्स के जर्नल से इम्पैक्ट फैक्टर्स बहुत हाई हैं। लाइक एसीएम सर्वे के नाम से एक जर्नल है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 28 है। यानी जितने भी अच्छे सर्वे जो एसएलआर्स पब्लिश करते हैं वो बहुत मुश्किल जर्नल्स हैं। लेकिन ये कि अच्छी एफर्ट जो है वो जरूर देखें, एक जगह पे सब कंबाइन मिल जाएगा ना किसी एक बंदे को पढ़ने वाले को, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट है जिसने भी की हुई है। एक एसएलआर एक नए रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसएलआर नॉट जो। अब देखें पब्लिकेशन में बहुत सारी चीजें आती है ना, लोग तो ऐसे आयमाइशाएं भी लिखते रहते हैं, पब्लिश हो भी जाते हैं बेकार जगहों पे। इसलिए मैंने कहा क्वालिटी वाली जगहों को अगर आप देखोगे तो क्वालिटी वाली जगह आपको एसएलआर दिखाएंगी, और एसएलआर लिखना आसान काम नहीं है, टेक्स टाइम। देखो अफेक्टिव भी यही होते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ पेपर्स गिव यू अ बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट प्रेजेंट करेंगे और आपको अच्छी नॉलेज देंगे। अदरवाइज एक बेकार सा लिटरेचर रिव्यू पेपर तो आपका टाइम ही जाया करेगा, काम की कोई चीज नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो एक एक कैटेगरी डायरेक्शन रखनी चाहिए। किसी को तोहफा दिया जाए तो ए कैटेगरी का देना चाहिए ना, कि उसको आप सी कैटेगरी देंगे तो वो भी नाराज होगा और आपको भी खुशी नहीं होगी। तो यू ऑलवेज गो और ट्राई टू गेट द बेस्ट in available circumstances. So this is as far as the SLR is concerned. So अभी मैं इसमें इसको यहीं पे हम रोकते हैं, ब्रेक करते हैं। और मेरी इससे रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अभी आप एक तो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर वो कंटेंट डाल लीजिए जो आपने डालना है, जो मैंने आपको रेफरेंसेस के पर्सपेक्टिव से बताया, उस पर थोड़ा उन टूल्स को प्रैक्टिस करें। ब्रेक भी करें, नमाज भी पढ़ें, 1 बज रहा है। सो से आप नमाज पढ़ के फ्रेश होके आ जाएं, और उसके बाद टेक योर टाइम टू प्रैक्टिस दी टूल्स, इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। देन ये जो मैंने आपको अभी एसएलआर पे कुछ कंटेंट दिए, आपने अगर नोट किए हैं तो इनको आपने वन बाय वन सर्च करना है, और इसकी एक आपने क्या बनाना है, दिस वन। इसकी आपने इनकी एक छोटा सा आपने एक सॉफ्ट फॉर्म में एक असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, दैट शुड बी कंपाइल्ड, एंड देन आफ्टर टुडे सेशन मुझे आप वो मेल कर दीजिए। और बाकी एक एनीथिंग एल्स जो आप इस दौरान डिस्कशन करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हम फिर उसको आंसर करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ठीक है जी। सो सी यू अराउंड, हम मिलते हैं अराउंड 2:15 में। ठीक है। बट आई एक्सपेक्ट कि आपने इस दौरान अपनी टूल्स की प्रैक्टिस करनी है। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर दैट। ये नहीं कि सिर्फ घूमने फिरने करके आप आ जाए। टूल्स की प्रैक्टिस करें उसको, ये जो काम दिया है करके, देन वी मीट अगेन। ठीक है जी। ऑनलाइन लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। जी जी Yes, सर, sir. आ रही है सर आप। सो सी यू एट टू सर फिफ्टी क्लियर है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू, टेक केयर।